हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बप्पा फिजिक्स। आपको हमारे इस चैनल पर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीजें मिल जाएंगी। बस थोड़ा सा करना आपको ये काम होगा कि हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए और जितने भी वीडियो हैं उनको पूरा देखने की कोशिश करिए। अपने फ्रेंड्स के साथ उनको शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। देखिए, हम लोग इस वक्त जो सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं वो आपके क्लास 12th सीबीएसई बोर्ड में लास्ट 5 इयर्स में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको हम लोग कर रहे हैं। वैसे तो आपके पास बुक्स भी होंगी, बुक्स आपने मंगा रखी होंगी, उसमें भी सारी चीजें दी होंगी। कोशिश हमारी यहाँ पर यह है कि हम चैप्टर वाइज, यानी जो चैप्टर लेकर के चल रहे हैं या यूनिट वाइज लेकर के चल रहे हैं, तो इससे आपको एक कलेक्शन मिल जाएगा एक जगह पर ही कि अगर हम एटम एंड न्यूक्लियाई या सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स हमने किया हुआ है तो सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स में लास्ट 5 ईयर में कितने क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। एटम एंड न्यूक्लियाई में लास्ट 5 इयर्स में कितने क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे आपको मिल जाएंगे। तो आपको अलग से इधर उधर से नोट करने की जरूरत नहीं है, यहीं पर आपको सारे क्वेश्चंस और उनका सॉल्यूशन एक साथ। दूसरी बात, जब हम कोई चैप्टर वाइज इसको स्टार्ट करते हैं तो उस चैप्टर के क्वेश्चन जब आप सॉल्व करते हो तो आपके माइंड में वो सारी चीजें रिपीट हो जाती है। तो ये थोड़ा सा फायदा होगा आपको। तो एटम एंड न्यूक्लियाई वाला चैप्टर हमारा चल रहा है, उसी के कुछ क्वेश्चंस हमारे अभी बचे हुए हैं। आज उनको हम लोग पूरा डिस्कस कर लेते हैं, जो भी बचे हुए क्वेश्चंस हैं हमारे। तो उसका अगला क्वेश्चन हमारा है, देख लीजिए। Define the term mass defect. How is it related to stability of the nucleus? यानी आपको क्या करना है, मास डिफेक्ट क्या होता है इसको पहले तो डिफाइन करना है और फिर ये कह रहा है कि कैसे ये स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस के साथ रिलेटेड है, यानी कोरिलेटेड है, ये आपको इसमें बताना। तो मास डिफेक्ट हिंदी में द्रव्यमान क्षति कहते हैं उसको डिफाइन करने के लिए आपका बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, द डिफरेंस बिटवीन द मास ऑफ ए न्यूक्लियस, यानी अंतर होना चाहिए। डिफाइन करना है हमको अंतर, किसका किसके बीच अंतर, डिफरेंस मास ऑफ ए न्यूक्लियस एंड द सम ऑफ द मासेज ऑफ इट्स इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स हैं उनका मास और न्यूक्लियस का मास, देखिए होना यह चाहिए आपका कि मान लिया हमने 10 kg का कोई पार्टिकल या ऑब्जेक्ट लिया, उसको हमने छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया और जब पूरे उन पार्टिकल को एक साथ रखेंगे तो 10 kg होना चाहिए, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। न्यूक्लियॉन्स का अगर हम मास देखें और उनको मिला करके अगर न्यूक्लियस का मास देखें तो उसमें डिफरेंस आ जाता है। वही जो डिफरेंस होता है वही होता है मास डिफेक्ट। So the difference between the mass of a nucleus and sum of the masses of its individual nucleons is known as mass defect. Delta m से इसको डिफाइन करते हैं और ZMP plus NMN minus M nucleus, MP मास ऑफ प्रोटॉन, न्यूक्लियॉन्स आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, और ये आपका टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस। तो टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस को आपको इससे सब्ट्रैक्ट कर देना है, आपका मास डिफेक्ट निकल आएगा। दूसरा, अब देखिए मास डिफेक्ट अगर आपका इंक्रीज करेगा, यानी इसकी वैल्यू अगर इंक्रीज करेगी उतनी ही स्टेबिलिटी आपकी इसकी इंक्रीज करेगी। न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी हमारी उतनी ही ज्यादा इंक्रीज करेगी जितना मास डिफेक्ट हमारा, द्रव्यमान क्षति जितनी ज्यादा न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा। तो द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस इंक्रीजेस with increase in the value of mass defect। दूसरा क्वेश्चन हमारा देख लीजिए, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था और अगला क्वेश्चन हमारा 3 मार्क्स का है। डिस्टिंग्विश बिटवीन न्यूक्लियर फिशन एंड फ्यूजन गिविंग एन एग्जांपल ऑफ ईच। सबसे पहला, यानी दोनों मिला करके 3 मार्क्स में थे, यानी 1.5 ये 1.5 ये, मोस्ट प्रोबेबली अलग अलग इसमें डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है, आपको दोनों को करना है तो 3 मार्क्स आपको मिलेंगे। आपको न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है ये आपको डिफाइन करना है एक एक एग्जांपल के साथ। तो सिंपल सा डेफिनेशन, न्यूक्लियर फिशन एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आपका न्यूक्लियस 2 स्मॉलर न्यूक्लियस में ब्रेक होते हैं। न्यूक्लियर फिशन इज ए प्रोसेस इन विच एन एटॉमिक न्यूक्लियस स्प्लिट्स इनटू 2 or more स्मॉलर न्यूक्लियाई
और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज करते हो, ये भी है साथ साथ। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन को जब आप डिफाइन करने जाओगे तो वहां पर दो मासेस कंबाइन हो रहे हैं विद लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। पहले वाले में स्प्लिट हो रहे हो, दूसरे वाले में कंबाइन हो रहे हो, बस यही एक लाइन का जो है वो दोनों में डिफरेंस है हमारा। अब यहां पर देख लीजिए आप एग्जाम्पल, बहुत सिंपल सा यूरेनियम 235 का जो एग्जाम्पल है, क्योंकि यूरेनियम आपका बम्बार्डिंग ऑफ न्यूट्रॉन, एक न्यूट्रॉन, सिर्फ एक न्यूट्रॉन से ही यूरेनियम बम्बार्डेड का प्रोसेस होता है, यानी स्प्लिट होता है ये। तो एक 0n1 92 यूरेनियम 235 और ये ब्रेक होता है बेरिलियम और क्रिप्टन 30n1, यानी 3 न्यूट्रॉन आपके निकलते हैं और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, एटॉमिक बॉम्ब का रिएक्शन। दूसरा न्यूक्लियर फ्यूजन, ये भी आपका ये प्रोसेस जिसमें इज ए प्रोसेस इन विच 2 or more एटॉमिक न्यूक्लियाई कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल हेवियर न्यूक्लियस रिलीजिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। वही मैंने कहा, एक में कंबाइन होते हैं, दूसरे में स्प्लिट होते हैं। ड्यूटेरियम आपका 1s2 मिलकर के 2 हीलियम 3 और 0n1 एक न्यूट्रॉन निकलेगा और 3.3 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आपके इसमें रिलीज होगी। अब अगर अगला हम देख लें, how is the size of a nucleus found experimentally? एक्सपेरिमेंटली न्यूक्लियस का साइज कैसे हम फाउंड करते हैं? सिंपल सा, आपके पास एक अल्फा स्कैटरिंग का, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग का एक्सपेरिमेंट है, उसके थ्रू हम इसके साइज को फाइंड आउट करते हैं। तो द साइज ऑफ न्यूक्लियस फाउंड एक्सपेरिमेंटली विद द स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। फिर अगला है आपका राइट, ये भी 3 मार्क्स में है आपका क्वेश्चन, थोड़ा सा अलग अलग करके 1 मार्क्स 1 मार्क्स 1 मार्क्स इस तरीके से है। तो पहला वाला 2 मार्क्स का होगा, अगला 2 मार्क्स 1 मार्क्स हो सकता है, 1.5 मार्क्स का भी हो सकता है। तो रिलेशन कह रहा है, राइट द रिलेशन बिटवीन द रेडियस एंड मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस R इक्वल्स टू R नॉट A की पावर 1/3। आपको क्वेश्चन को देख करके क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है उतना ही लिखना है, ज्यादा इधर उधर करने की जरूरत नहीं। अगला ये कह रहा है, प्रूव दैट द डेंसिटी ऑफ ए न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मास नंबर। डेंसिटी जो न्यूक्लियस की होती है उसके मास नंबर से इंडिपेंडेंट होती है, इसके ऊपर फर्क नहीं पड़ता है कोई भी। तो आपको दिखाना पड़ेगा, इसको प्रूव करना है, क्योंकि तो हमको पता है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस R इक्वल्स टू R नॉट A की पावर 1/3। A हमारा मास नंबर, R नॉट कांस्टेंट एज ट्रीट करते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होता है, मास m इंटू A, मास नंबर के साथ एक न्यूक्लियॉन का मास अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो निकल आएगा m इंटू A अपॉन 4/3 पाई r क्यूब। स्फेरिकल, तो न्यूक्लियस का शेप हमारा स्फेरिकल होता है, इसलिए हम इसको ले रहे हैं। तो r की जगह पर हम रख देंगे R नॉट A की पावर 1/3 होता है ये रिलेशन। जब A की पावर 1/3 को आप यहां पर अलग करोगे तो ये R नॉट तो क्यूब हो जाएगा और इंटू A की पावर जो होगी वो 1/3 इंटू 3, यानी ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो A बचेगा और A ऊपर से ये कैंसिल हो जाएगा, यहां से आपके पास आ जाएगा 3m/3 को ऊपर ले गए 4 पाई R नॉट। अब आप देख पा रहे होंगे कि इसमें कहीं पर भी A हमारा नहीं है। जब ये नहीं है तो डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मास नंबर। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन आया है, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच एंड इंपैक्ट पैरामीटर। ये 1 नंबर में भी कई बार पूछे गए हैं ये, तो ये इंपॉर्टेंट की श्रेणी में इसको आप डाल दीजिएगा इस वाले चैप्टर से। आपको डिफरेंस बताना है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच एंड इंपैक्ट पैरामीटर। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बहुत ही सिंपल से इसकी डेफिनेशन है हमारा कि जो न्यूक्लियस, द डिस्टेंस ऑफ द न्यूक्लियस एट विच द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 0, यानी इसकी डिस्टेंस, न्यूक्लियस की डिस्टेंस जहां पर अल्फा पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो 0 हो, उस डिस्टेंस को हम डिस्टेंस ऑफ स्मॉलेस्ट या क्लोजेस्ट अप्रोच कहते हैं। जिस जगह पर अल्फा पार्टिकल की एनर्जी 0 हो वही आपकी जो डिस्टेंस होती है न्यूक्लियस के साथ वही होती है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। और फॉर्मूला अल्फा पार्टिकल चूंकि ले रहे हैं यहां पर, इसलिए D इक्वल्स टू 1/4πε0 4 इंटू Z² अपॉन के, यानी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² आप लिख सकते हैं, तो यानी ये 8 Z² अपॉन mv², ये अल्फा पार्टिकल की जो
क्लोजेस्ट अप्रोच है वो है। इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है? द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग में मूविंग कंडीशन में होगा, उसका वेलोसिटी वेक्टर हम लेंगे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, क्योंकि हमारा जो अगर न्यूक्लियस ये है तो ये आएगा, तो इसलिए हमारा ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन हो जाएगी। फ्रॉम द सेंट्रल लाइन ऑफ द न्यूक्लियस जो हमने कंसीडर किया है उसकी सेंट्रल लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको वेलोसिटी वेक्टर की लेनी है, इज कॉल्ड इम्पैक्ट पैरामीटर। व्हेन द पार्टिकल इज फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, दूर हो यदि न्यूक्लियस से, तो तब हम ये इसको डिफाइन करेंगे। इट इज b इक्वल्स टू 1/4 pi epsilon नॉट z into स्क्वायर का e स्क्वायर cot थीटा by 2 upon e। थीटा हमारा स्कैटरिंग एंगल होता है, इस पर भी आपका न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। अगला आपका क्वेश्चन है, डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच व्हेन एन अल्फा पार्टिकल ऑफ काइनेटिक एनर्जी 3.95 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट अप्रोचेस इन न्यूक्लियस ऑफ z इक्वल्स टू 79 स्टॉप्स एंड रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन। हमने क्या किया है, सिंपल सा उसमें वैल्यू रख दी है और डी की वैल्यू 57.6 इंटू 10⁻⁻15 निकाल दिया। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट 3 पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड फाइंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन द सेकंड ऑर्बिट इन बोर एटम। ये हमने ये रिपीट क्वेश्चन हुआ है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसके पहले वाले वीडियो में। राइट द लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, एंड ये 3 मार्क्स का, ये भी 3 मार्क्स का है, ये भी 3 मार्क्स का है। द वेवलेंथ ऑफ सेकंड लाइन ऑफ बार्मर सीरीज इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज 4861 एंगस्ट्रॉम। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ सेम सीरीज। तो सबसे पहले तो आपको रदरफोर्ड की लिमिटेशंस लिखनी है, रदरफोर्ड मॉडल की। सबसे पहले लिमिटेशन हमारी यही है कि उनका ये कहना था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों ओर मूव करते करते रेडिएशन एनर्जी को रेडिएट करता है और उसकी एनर्जी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता। यानी उन्होंने ये कहा कि एटम हमारा जो है वो स्टेबल नहीं, अगर स्टेबल नहीं होता तो कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते थे, उसकी जो स्टेबिलिटी है उसको डिफाइन नहीं कर सकते। दूसरी ये है, उनका ये कहना था कि जो उसकी एंगुलर वेलोसिटी होती है और जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कॉन्टिन्यूअसली चेंज होती रहती है और कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम को वो एमिट करती है, जबकि ऐसा भी नहीं है। बोर्स थ्योरी ऑफ मॉडल में इसी चीज को बताया गया, यानी जो इनकी लिमिटेशंस थी वही मान के चलिए बोर्स थ्योरी की मॉडल के वो है आपके पोस्टुलेट्स। दूसरा है, वी नो दैट, न्यूमेरिकल है आपका सिंपल सा, वेवलेंथ दी गई है आपको बार्मर सीरीज सेकंड लाइन की और ये इतनी है, और वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ सेम सीरीज, तो फर्स्ट लाइन की वेवलेंथ को आपको निकालना है, वही वैल्यू यहां पर हम लोगों ने निकाली हुई है। सेकंड लाइन के लिए हमने ये वैल्यू रखी, n2 = 4 होता है, फर्स्ट लाइन के लिए n2 = 3 होता है, ये इसका फॉर्मूला है। हमने λ2 निकाल लिया, λ1 निकाल लिया, λ1/λ2 किया, 27/20 आ गया, λ1 = 27/20 इंटू λ2 आएगा और λ2 की वैल्यू दी गई है, हमने यहाँ पर रख दिया, वैल्यू आपकी ये निकल आएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो आए हुए हैं, क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एन अल्फा पार्टिकल इन मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपका ये आया हुआ था। दिया है मास ऑफ प्रोटॉन 1.007825 U, mass of neutron 1.008665 U, mass of helium nucleus 4.002800 U, and 1 U atomic mass unit होती है ये, AMU को U शॉर्ट में लिखते हैं, इक्वल्स टू 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर C स्क्वायर। अब हमको अल्फा पार्टिकल के पास ये पता होना चाहिए कि अल्फा पार्टिकल के पास 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी का जो फॉर्मूला है हमारा वो होता है डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर, जहां पर डेल्टा m आपके मास डिफेक्ट होता है, तो मास डिफेक्ट इंटू सी स्क्वायर, और इसकी डेल्टा m का फॉर्मूला है हमारा ZMP प्लस a माइनस जेड, या n भी कह सकते हैं, a माइनस जेड इक्वल्स टू n होता है यहाँ पर, इसको n भी कह सकते हैं, और माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस इंटू सी स्क्वायर। हमने क्या किया, Z2 हो गया और MP मास ऑफ प्रोटॉन रख दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, N2 हो गया, मास ऑफ न्यूट्रॉन रख दिया, माइनस Mn रख दिया, और 931 MeV अपॉन सी स्क्वायर ये होगा, यहाँ से 1 यूनिट आपकी जो होती है, और इनटू सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, वैल्यू आपकी आ गई यहाँ पर 28.9
097 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ईवी में ही फाइंड आउट करना था आपको, ये फाइंड आउट कर लिया। दूसरा क्वेश्चन आपका है ए हैवी न्यूक्लियस पी ऑफ मास 240 and binding energy 7.6 million electron volt per nucleon splits into two nuclei Q and R of mass number 110 and 130 and binding energy per nucleon 8.5 million electron volt and 8.4 million electron volt respectively. Calculate the energy released in the fission. इसके पहले वाले वीडियो में ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ये पहले पीछे पूछा जा चुका है, रिपीट क्वेश्चन है आपका, तो इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा, डिफरेंशिएट बिटवीन न्यूक्लियर फिशन एंड फ्यूजन, ये सब 3 मार्क्स के क्वेश्चन है आपके, ये भी हम लोगों ने अभी अभी इसी वीडियो में किया हुआ है। अगला है द फिशन प्रॉपर्टीज ऑफ 94 प्लूटोनियम 239 आर वेरी सिमिलर टू दोज ऑफ 92 यूरेनियम 235. हाउ मच एनर्जी in million electron volt is released if all the atoms in 1 gram of pure plutonium undergo fission. The average energy released per fission is 180 million electron volt. आपसे ये कह रहा है कि जो प्लूटोनियम की फिशन प्रॉपर्टी होती है वही आपकी 92 की फिशन प्रॉपर्टी होती है। तो आपको ये करना है कि कितनी एनर्जी मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रिलीज होगी यदि 1 ग्राम प्लूटोनियम आपका फिशन हो रहा हो, अंडरगो फिशन। द एवरेज एनर्जी रिलीज भी दिया गया है आपको, तो आपको नंबर ऑफ एटम्स पता है 1 ग्राम ऑफ प्लूटोनियम में किसी भी उसके निकालना हो तो 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 अपॉन 239 से आप जो भी हुआ है उसका उसे डिवाइड कर देंगे, निकल आएगा, ये निकल आया हमारा। अब एनर्जी चूंकि रिलीज हो रही है, कितनी एवरेज एनर्जी रिलीज हो रही है 1 ग्राम में 180 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आपने निकाला 1 ग्राम के लिए इतनी, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका ये आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है ड्रॉ द ग्राफ showing the variation of scattered particle detected n with theta in GM experiment. Write 2 conclusions that you can draw from this graph. Obtain the expression for the distance of closest approach in this experiment. सिंपल सा इसका कर्व होता है जेम एक्सपेरिमेंट का आपका, और ये शो करता है आपका जो स्कैटर्ड आपके पार्टिकल हैं डिटेक्ट किए जाते हैं जो और स्कैटरिंग एंगल थीटा के बीच में। तो आप देख पा रहे होंगे कि इंपैक्ट पैरामीटर लार्ज है हमारा यहाँ पर, क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल हमारे जो है वो स्कैटर्ड हो जा रहे हैं, हेंस दे सफर वेरी स्मॉल रिपल्सन ड्यू टू द न्यूक्लियस गो राइट थ्रू द कॉइल। एक्सपेरिमेंट यदि आपका पढ़ा हुआ है तो उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमारा किस तरीके से अल्फा स्कैटरिंग होती है वो आपका जो है वो इसमें दिखाया गया है, ग्राफ के थ्रू दिखाया गया। अब दूसरा, एट द क्लोजेस्ट अप्रोच डिस्टेंस d द काइनेटिक एनर्जी, ये आगे और कह रहा है राइट टू कंक्लूजन दैट यू कैन ड्रॉ फ्रॉम दिस ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इन दिस एक्सपेरिमेंट। तो चूंकि क्लोजेस्ट अप्रोच डिस्टेंस पर काइनेटिक एनर्जी जो है वो पूरी तरीके से पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। हमने आपको इससे पहले वाले में बताया था, पहला एक क्वेश्चन आया था क्लोजेस्ट अप्रोच की जो डेफिनेशन होती है वो कि वहां पर काइनेटिक एनर्जी उसकी 0 हो जाती है। अगर काइनेटिक एनर्जी 0 तो पोटेंशियल एनर्जी उसकी मैक्सिमम होगी, यानी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी एट डिस्टेंस डी हम निकाल लें, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी तो ये हो जाएगी, तो डी की वैल्यू हमारी यही रह जाएगी। तो ये हमारा जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन था।